आप वोट करते हैं राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और संसदों के लिए। आप बहस देखते हैं, चुनाव प्रचार फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि लोकतंत्र आपको देश चलाने में एक आवाज़ देता है। लेकिन जब असली फैसले होते हैं, कितना पैसा बाजार में रहेगा, आपका मॉर्टगेज कितना महंगा होगा, कितनी महंगाई आपकी तनख्वाह को खा जाएगी, इनमें से कोई भी चुना हुआ नेता जिम्मेदार नहीं होता। हर वित्त मंत्री के पीछे, हर आर्थिक नीति के पीछे खड़ा होता है एक केंद्रीय बैंकर, बिना चुना हुआ, बिना जवाबदेह, अछूता। फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये नाम तकनीकी, तटस्थ, यहाँ तक कि बोरिंग लगते हैं, लेकिन ये वही शांत ताकत है जो आधुनिक इतिहास के हर बूम, हर बस्ट और हर बेलआउट के पीछे मौजूद हैं। और उनका आपकी जिंदगी पर कंट्रोल किसी भी राजनेता से कहीं ज्यादा है। हमारे और आगे बढ़ने से पहले एक पल लें और लाइक बटन दबाएं अगर आपने कभी सोचा है कि पैसे की आपूर्ति को असल में कौन कंट्रोल करता है। नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप कौन से देश से देख रहे हैं और वहां क्या समय है, क्योंकि यह टॉपिक कि केंद्रीय बैंकर कैसे ताकत हथियाते हैं सिर्फ एक राष्ट्रीय कहानी नहीं है, यह वैश्विक है। चाहे आप अमेरिका में हों, भारत में हों या ब्राज़ील में, आपकी अर्थव्यवस्था को नीति निर्माताओं के एक छोटे से समूह द्वारा चलाया जा रहा है जिनका कभी चुनाव नहीं होता। अंत तक बने रहें और आप स्पष्ट देखेंगे कि यह सिस्टम कैसे बनाया गया था और क्यों इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। यह समझने के लिए कि केंद्रीय बैंकरों ने कैसे कब्जा किया, हमें एक साधारण सच से शुरुआत करनी होगी। जो भी पैसे को कंट्रोल करता है, दुनिया को कंट्रोल करता है। सदियों तक यह ताकत राजाओं और सम्राटों की थी। उन्होंने सिक्के ढाले, मुद्रा का अवमूल्यन किया और भरोसे की सीमाएं खींचकर युद्धों के लिए भुगतान किया। जब राजाओं को सोना चाहिए था, उन्होंने ले लिया। जब उनका सोना खत्म हुआ, उन्होंने कागजी नोट छापे। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य गिरे और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं बढ़ीं, राजाओं में भरोसा टूट गया। लोगों को स्थिरता चाहिए थी, व्यापार को अनुमानित कर्ज की जरूरत थी, और वही बैंकों ने अपना मौका देखा। सन 1994 में इंग्लैंड ने बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया। कोई सरकारी विभाग नहीं, बल्कि एक निजी संस्थान जो राजशाही को पैसे उधार देता था। यह सिर्फ एक बैंक नहीं था, यह सरकार और वित्त के बीच एक साझेदारी थी। सरकार को युद्धों के लिए नकदी मिली, बैंकरों को गारंटीकृत ब्याज और राज्य द्वारा समर्थित मुद्रा जारी करने का अधिकार मिला। यह शैतान के साथ मूल समझौता था। यह विचार तेजी से फैला। 19वीं सदी तक हर बड़े साम्राज्य का एक केंद्रीय बैंक था। उन्होंने व्यवस्था का वादा किया, उन्होंने सोने का रिजर्व रखने और बैंक नोट तभी जारी करने का वादा किया जब वे धातु द्वारा समर्थित हों। लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने एक अलग खेल खेला। उन्होंने अपने पास जितना था उससे कहीं ज्यादा उधार दिया। उन्होंने शून्य से धन बनाया और उन्होंने संकटों, बैंक रन्स, मंदी, डिफॉल्ट का इस्तेमाल अधिक ताकत के लिए औचित्य के रूप में किया। जब कोई निजी बैंक फेल हुआ, वे अंतिम उपाय का ऋणदाता बनकर आगे आए। जब सरकारों को फंड चाहिए थे, उन्होंने और कागजी नोट छापे। हर दहशत ने उनकी पकड़ मजबूत की, हर बेलआउट ने निर्भरता गहरी की। यह कोई साजिश नहीं थी, यह विकास था। भरोसे पर बना एक सिस्टम तभी जीवित रह सकता था अगर किसी के पास उसका और बनाने का अधिकार हो। 20वीं सदी की शुरुआत तक संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसका कोई केंद्रीय बैंक नहीं था। मंदी लहरों में आती थी। सन 1907 की दहशत ने वॉल स्ट्रीट को लगभग तबाह कर दिया था। उसे किसने बचाया? राष्ट्रपति ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, वह एक आदमी था, जेपी मॉर्गन। उसने शहर के बैंकरों को अपने हवेली में बंद कर दिया, उन्हें कर्ज का समन्वय करने के लिए मजबूर किया और अकेले ही पतन रोक दिया। संदेश स्पष्ट था, निजी वित्त ने सार्वजनिक नीति पर राज किया। इसलिए सन 1913 में बैंकरों और उद्योगपतियों के दबाव में कांग्रेस ने फेडरल रिजर्व एक्ट पास किया। फेड का जन्म हुआ कोई सरकारी एजेंसी नहीं, बल्कि एक मिश्रित प्रणाली जिसका स्वामित्व निजी बैंकों के पास था और नियुक्त गवर्नर्स द्वारा संचालित होता था। यह पैसा बना सकता था, यह सरकार को उधार दे सकता था, और यह लोकतांत्रिक पहुंच से काफी हद तक परे था। उस पल से ताकत सरक गई। राष्ट्रपति बदलते रहे, कांग्रेस बहस करती रही, लेकिन फेड कायम रहा। रोरिंग ट्वेंटीज के दौरान उसने सस्ते कर्ज से बबल को ईंधन दिया। महामंदी के दौरान उसने बहुत देर से ब्याज दरें बढ़ाईं। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने युद्ध मशीन को फंड देने के लिए अनंत तक नोट छापे। हर संकट ने उसे एक बड़ी भूमिका दी, हर हस्तक्षेप ने अधिक अधिकार का औचित्य सिद्ध किया।
और हर नीतिगत गलती का जवाब एक ही बहाना था, अगली बार ठीक करेंगे। फिर भी हर ठीक करने के लिए अधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी। जब तक ब्रेटन वुड्स का अंत सन 1971 में हुआ और डॉलर सोने से मुक्त हुआ, खेल खत्म हो चुका था। पैसा अब धातु द्वारा सीमित नहीं था, यह सिर्फ केंद्रीय बैंकरों के वादों द्वारा सीमित था। आधुनिक केंद्रीय बैंक एक की स्ट्रोक के साथ खरबों बना सकते हैं। वे बॉन्ड, स्टॉक्स, यहाँ तक कि कॉरपोरेट कर्ज खरीदते हैं। वे हर व्यवसाय और घर के लिए उधार लेने की लागत तय करते हैं, और हर मंदी में वे लोगों को बचाने से पहले बाजारों को बचाते हैं। जब एक बैंक फेल होता है, वे नोट छापते हैं। जब एक हेज फंड गिरता है, वे नोट छापते हैं। जब महंगाई बढ़ती है, वे दरें बढ़ाते हैं और मंदी पैदा करते हैं। आप नतीजों के साथ रहते हैं, लेकिन आपने कभी इसके कारण के लिए वोट नहीं दिया। इसीलिए आलोचक इसे शांत तख्तापलट कहते हैं। संसदों से नीति बोर्डों की ओर, मतपत्रों से बैलेंस शीट की ओर ताकत का स्थानांतरण। यूरोपियन सेंट्रल बैंक बिना चुना हुआ और स्वतंत्र ग्रीस और इटली जैसे देशों को कठोर आर्थिक उपाय अपनाने का निर्देश देता है। बैंक ऑफ जापान कीमतों को सहारा देने के लिए अपने आधे शेयर बाजार को खरीदता है। फेडरल रिजर्व $1 ट्रिलियन के घाटे को शून्य से बने पैसे से वित्तपोषित करता है। यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, यह वैश्विक वित्त का दैनिक संचालन है। केंद्रीय बैंक तटस्थ रेफरी होने वाले थे, वे खिलाड़ी बन गए। रियल टाइम में विजेताओं और हारने वालों का फैसला करते हैं। अगर आप एक बैंक चलाते हैं, वे आपको बचाएंगे। अगर आपकी नौकरी जाती है, वे कहेंगे कि यह महंगाई को ठंडा करने के लिए ज़रूरी है। वे तकनीकी भाषा, तरलता, मात्रात्मक सुलभता, क्यूई, सामान्यीकरण का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत को छुपाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ वह सवाल है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं पूछते, क्या होता है जब बिना चुने हुए अधिकारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र भरोसेमंद बन जाते हैं? लोकतंत्र फीकी पड़ जाती है, बाजार आदी हो जाते हैं, सरकारें कठोर फैसले करना बंद कर देती हैं क्योंकि केंद्रीय बैंक हमेशा दर्द को छापकर दूर कर सकता है और हर बचाव अगले संकट के लिए बीज बोता है। हर हस्तक्षेप कीमतों को विकृत करता है, संपत्ति को फुलाता है और असमानता को चौड़ा करता है। केंद्रीय बैंक कहते हैं कि वे अस्थिरता से लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने स्थायी नाजुकता की स्थितियां पैदा की, और हम इस पर अगली बार और गहराई से बात करेंगे, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे कि वे कैसे समन्वय करते हैं, कैसे बेसल या वाशिंगटन में कुछ लोगों के बीच कुछ बैठकें 8 अरब लोगों की नियतें तय करती हैं, तब आप समझेंगे कि क्यों कुछ लोग इसे इतिहास का सबसे सफल सत्ता हथियाना कहते हैं। आइए एक पल के लिए जटिलता को हटा दें। केंद्रीय बैंकिंग कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ गणित के भेष में ताकत है। भाषा तकनीकी है, लेकिन यांत्रिकी सरल है। कल्पना करें आप एक घर चलाते हैं। आप अपना पैसा खुद नहीं छाप सकते, आप अपनी खुद की ब्याज दर तय नहीं कर सकते, आप जो कमाते हैं उससे जीते हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक, वे कानूनों के एक अलग सेट के तहत काम करते हैं। वे एक की स्ट्रोक से डिजिटल पैसा बना सकते हैं और व्यावसायिक बैंकों से संपत्ति खरीद सकते हैं। वह नया पैसा वित्तीय प्रणाली में बहता है, स्टॉक्स, बॉन्ड और घरों की कीमत फुलाता है। आम लोग कुछ समय के लिए अमीर महसूस करते हैं, फिर महंगाई आती है, कीमतें बढ़ती हैं, वेतन पीछे रह जाते हैं, और जब तक बिल आता है, एकमात्र जो लाभान्वित होते हैं वे हैं जो प्रिंटर के सबसे करीब होते हैं। इसे कैंटन इफेक्ट कहा जाता है। नए पैसे के पहले प्राप्तकर्ता, बैंक, निगम और सरकारें, कीमतें समायोजित होने से पहले इसे खर्च करने से लाभान्वित होते हैं। बाकी सब इसे बाद में प्राप्त करते हैं, जब सामान पहले से ही महंगा हो चुका होता है। यह एक अदृश्य कर है, एक पुनर्वितरण तंत्र जो मौद्रिक नीति के पीछे छुपा है। जब फेडरल रिजर्व खरबों छापता है, यह कर्मचारियों को चेक नहीं सौंपता, यह बड़े वित्तीय संस्थानों से बॉन्ड खरीदता है। वे संस्थान सट्टेबाजी के लिए सस्ते कर्ज का उपयोग करते हैं, फैक्ट्रियां बनाने के लिए नहीं। संपत्ति की कीमतें आसमान छूती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो जाती है। एक घर जो एक दशक पहले $2 लाख का था, अब 5 लाख में बिकता है। आपका वेतन दोगुना नहीं हुआ, लेकिन आपका किराया दोगुना हो गया। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह नीति है। फेड इसे ट्रिकल डाउन स्थिरता कहता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसे बाजार का विश्वास कहता है, बैंक ऑफ जापान इसे यील्ड कंट्रोल कहता है। लेकिन प्रभाव एक जैसा है, धन ऊपर की ओर बहता है, असमानता गहरी होती है, और आम नागरिकों से कहा जाता है कि वे धैर्य रखें जबकि आंकड़ों में सुधार हो। केंद्रीय बैंकरों को चुनावों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार उन्हें संपत्ति की कीमतें ऊंची रखने के लिए पुरस्कृत करते हैं।
जब दाव बढ़ता है सभी तालियां बजाते हैं, जब महंगाई बढ़ती है वे बाहरी झटकों को दोष देते हैं, फिर भी मूल कारण हमेशा वही होता है, आसान पैसा। चलिए सन 2008 पर नजर डालें। वित्तीय प्रणाली अपने ही लिवरेज के भार के तहत ध्वस्त हो गई। मॉर्टगेज बंडल किए गए, फिर से बेचे गए और पोकर चिप्स की तरह दांव पर लगाए गए। जब पतन आया लाखों लोगों ने अपना घर खो दिया। क्या कोई जील गया? नहीं। जिन बैंकों ने संकट पैदा किया था उन्हें उन्हीं केंद्रीय बैंकों ने बेल आउट किया जो उन्हें रेगुलेट करने का दावा करते थे। फेड ने आपातकालीन कर्ज कार्यक्रम बनाए, हवा से बने पैसे से जहरीली संपत्तियां खरीदी। अब संदेश जोरदार और स्पष्ट था, अगर आप इतने बड़े हैं कि फेल नहीं हो सकते तो आपको हमेशा बचाया जाएगा। यह ग्रहीय पैमाने पर मोरल हैज़र्ड, नैतिक जोखिम का जन्म था। उस पल से अभिजात वर्ग के लिए जोखिम गायब हो गया। अगर बाजार क्रैश होते हैं फेड ब्याज दरें काटता है, अगर महंगाई बढ़ती है वे उपभोक्ताओं को दोष देते हैं और हर समाधान अधिक तरलता डालता है, अगले क्रैश को और भी बड़ा बनाता है। सन 2008 का बेलआउट अस्थायी होना चाहिए था, लेकिन यह कभी खत्म नहीं हुआ। केंद्रीय बैंकों ने एक दशक से अधिक समय तक दरें शून्य के करीब रखीं। खरबों डॉलर सट्टेबाजी संपत्तियों में बह गए। क्रिप्टो, टेक स्टॉक्स, दुनिया भर में हाउसिंग बबल्स। फिर आया महामारी, छापने का एक और बहाना, एक और आपातकाल। कुछ महीनों के भीतर केंद्रीय बैंकों ने पिछली सदी की कुल राशि से अधिक पैसा बना दिया। और जब महंगाई अंततः आई तो उन्होंने हैरान होने का दावा किया। सच पूछो तो उन्हें हैरानी नहीं हुई, वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई अमीरों को नुकसान नहीं पहुंचाती। यह बचत करने वालों, पेंशनरों और पेचेक टू पेचेक जीने वाले मजदूरों को चोट पहुंचाती है। और हर बार जब आपका डॉलर मूल्य खोता है सरकारी कर्ज चुकाना आसान हो जाता है। यही छुपा गठबंधन है। केंद्रीय बैंक और राज्य हाथ मिलाकर काम करते हैं। बैंकर पैसा बनाते हैं, राजनेता इसे खर्च करते हैं और लोग उच्च कीमतों के माध्यम से लागत को सोखते हैं। यह लोकतंत्र नहीं है, यह कर्जाधारित सामंतवाद है। यहाँ बताया गया है कि चक्र कैसे काम करता है। जब समय अच्छे होते हैं केंद्रीय बैंक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें कम रखते हैं। यह उधार, सट्टेबाजी और संपत्ति की महंगाई को ईंधन देता है। जब कीमतें बढ़ती हैं वे अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जिससे मंदी शुरू होती है, नौकरियां गायब हो जाती हैं, व्यवसाय बंद हो जाते हैं। लेकिन संकट पैदा करने वाले उन्हीं बैंकों को बेल आउट मिलता है, फिर वे फिर से ब्याज दरें काटते हैं और चक्र फिर से शुरू होता है। यह एक लोलक है जो हमेशा वित्तीय अभिजात वर्ग के पक्ष में झूलता है, क्योंकि चाहे पैसा सस्ता हो या महंगा, सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि जो इसे नियंत्रित करते हैं वे कभी नहीं हारते। अब यहाँ कहानी और अंधेरी हो जाती है। केंद्रीय बैंक अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं रहे, वे वैश्विक हैं। वे नियमित रूप से स्विट्जरलैंड के बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS में मिलते हैं। BIS को अक्सर केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। यह राष्ट्रीय कानून से ऊपर काम करता है, कराधान और निगरानी से प्रतिरक्षक। इसकी दीवारों के अंदर फेडरल रिजर्व, ECB और बैंक ऑफ जापान के प्रतिनिधि नीति का समन्वय करते हैं। वे वोट नहीं करते, वे सार्वजनिक रूप से बहस नहीं करते, फिर भी उनके फैसले वैश्विक बाजार में खरबों को हिला देते हैं। जब वे दरें बढ़ाने पर सहमत होते हैं विकासशील राष्ट्र तब पीड़ित होते हैं जब वे डॉलर से सिस्टम को भर देते हैं। कमोडिटी कीमतें विस्फोट कर जाती हैं। एक बैठक पूरी अर्थव्यवस्थाओं को बना या तोड़ सकती है। सन 1980 के दशक के दौरान BIS ने प्लाजा एकॉर्ड का समन्वय किया, जिसने प्रमुख मुद्राओं का पुनर्मूल्यन किया। सन 2008 में इसने वैश्विक तरलता स्वैप व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद की। आज यह केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं CBDC पर शोध का नेतृत्व कर रहा है, प्रोग्राम करने योग्य पैसा जो हर लेनदेन को ट्रैक कर सकता है। इसके बारे में सोचे, वही बिना चुने हुए अधिकारी जिन्होंने महंगाई पैदा की अब डिजिटल कैश पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। वे इसे जारी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, तुरंत इस पर कर लगा सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपकी तनख्वाह समाप्त हो जाती है अगर आप इसे खर्च नहीं करते, या आपका बैलेंस कट जाता है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पेट्रोल खरीदा। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह नीति है जिसका अभी परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ विरोधाभास है। केंद्रीय बैंक राजनीति से स्वतंत्रता का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उनके निर्णय डेटा से चालित हैं, फिर भी हर बड़ा हस्तक्षेप, हर ब्याज दर में कटौती, हर प्रोत्साहन, हर QE कार्यक्रम के गहरे राजनीतिक परिणाम होते हैं।
वे तय करते हैं कि महंगाई से कौन पीड़ित होता है, किसे कर्ज मिलता है और कौन कठोर आर्थिक उपायों का सामना करता है। वे हर राजकोषीय संकट के पीछे अदृश्य हाथ हैं, और जब लोग विरोध करते हैं, राजनेता कंधे उचकाते हैं और कहते हैं, यह केंद्रीय बैंक पर है। यही तख्तापलट की चमक है। यह विशेषज्ञता के पीछे छिप जाता है। बिना अज्ञानी कहे जाने के कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। इस बीच वास्तविक अर्थव्यवस्था सड़ती है, उत्पादकता ठहर जाती है, बचतें गायब हो जाती हैं, युवा लोग घर नहीं खरीद सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कॉरपोरेट मुनाफा आसमान छूता है। यह कोई स्वस्थ प्रणाली नहीं है, यह मौद्रिक इंजीनियरिंग है, एक वैश्विक कैसीनो जिसमें धांधली की गई है ताकि पैसे के नल के सबसे करीब बैठने वालों का पक्ष लिया जा सके। और जब यह अंततः टूटता है, केंद्रीय बैंकर एक बार फिर आगे बढ़ेंगे, दुनिया को उसी अराजकता से बचाने के लिए जो उन्होंने पैदा की थी। हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं। कर्ज बहुत अधिक है, ब्याज का बोझ कुचल रहा है, महंगाई चिपचिपी है और भरोसा फीका पड़ रहा है। एकमात्र सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अंतिम खंड में हम सब यह प्रकट करेंगे कि यह शक्ति संरचना स्वयं को कैसे बनाए रखती है और क्या होता है जब जनता अंततः महसूस करती है कि उनका लोकतंत्र सिर्फ केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट द्वारा डाली गई एक छाया है। ताकत के बारे में सबसे खतरनाक बात तब होती है जब यह अदृश्य हो जाती है। केंद्रीय बैंकर मुकुट नहीं पहनते या सेनाओं की कमान नहीं संभालते, वे कानून पास नहीं करते या पद के लिए चुनाव नहीं लड़ते। फिर भी एक घोषणा से वे आपकी बचत, आपके मॉर्टगेज, आपके किराए, यहाँ तक कि आपकी नौकरी की कीमत हिला सकते हैं। हर बार जब आप फेड मीटिंग के बाद बाजार रैली या ईसीबी निर्णय के लिए निवेशक तैयारी करते हैं, जैसे हेडलाइंस देखते हैं, आप बिना चुने हुए अधिकारियों को वास्तविक समय में विश्व अर्थव्यवस्था को पुनः आकार देते हुए देख रहे होते हैं। वे आम तौर पर फिल्म के खलनायक नहीं होते, वे तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो तटस्थता के भ्रम के तहत काम करते हैं। लेकिन तटस्थता मौजूद नहीं होती जब आपके फैसले तय करते हैं कि कौन अमीर होगा और कौन पीछे रह जाएगा। आइए करीब से देखें कि यह अदृश्य साम्राज्य स्वयं को कैसे बनाए रखता है। शीर्ष पर एक नेटवर्क बैठा है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, सभी आईएमएफ और बीआईएस जैसी संस्थाओं के माध्यम से आपस में जुड़े हुए। जब संकट आते हैं, वे प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते हैं, स्वैप लाइनों के माध्यम से एक दूसरे को मुद्राएं उधार देते हैं। यह तकनीकी लगता है, लेकिन इसका मतलब है वैश्विक तरलता कुछ हाथों से प्रबंधित होती है। चाहे आप कहीं भी रहते हों, आपकी अर्थव्यवस्था उनकी लय पर थिरकती है। आपकी महंगाई दर, आपका ब्याज भुगतान, आपकी कर्ज तक पहुंच, सब उन बोर्ड रूम्स में लिए गए फैसलों से आती है जिन्हें आप कभी नहीं देखेंगे। औचित्य हमेशा एक जैसा होता है, स्थिरता। वे कहते हैं कि केंद्रीय बैंकों के बिना मंदी और गहरी होती, बेरोजगारी अधिक होती, बाजार और अराजक होते। और शायद यह एक सदी पहले सच था, लेकिन जो एक सुरक्षा जाल के रूप में शुरू हुआ वह एक हथियार बन गया है। आधुनिक मौद्रिक नीति अब व्यवसाय चक्रों को सुचारू करने के बारे में नहीं है। हाँ, यह हर कीमत पर संपत्ति की कीमतों को बनाए रखने के बारे में है। सबूत, अब हर बड़ी मंदी एक बचाव को ट्रिगर करती है। जब बाजार चींकता है, फेड खरबों छापता है। जब बैंक बुरे दांव लगाते हैं, उन्हें ढाल दिया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है, वही नीति निर्माता हैरान हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले एक दशक से सस्ते कर्ज से सिस्टम को भरने में नहीं लगाया हो। यह वह पूंजीवाद नहीं है जो हमें सिखाया गया था। यह एक मिश्रित प्रणाली है, अमीरों के लिए आंशिक समाजवाद, बाकी सब के लिए आंशिक कठोरता। जोखिम को निजीकृत कर लाभ में बदल दिया गया है और नुकसान को सामाजिककृत कर राष्ट्रीय ऋण में बदल दिया गया है। विडंबना, केंद्रीय बैंकों का निर्माण ठीक इसी को रोकने के लिए किया गया था। जब फेडरल रिजर्व सन 1913 में स्थापित किया गया था, इसका मिशन साउंड मनी सुनिश्चित करना था। फिर भी एक सदी बाद डॉलर ने अपनी क्रय शक्ति का 95% से अधिक खो दिया है। यह साउंडनेस नहीं है, यह आर्थिक शब्दजाल द्वारा मास्क किया गया स्लो मोशन चोरी है। आइए इस चोरी को समय के साथ देखें। सन 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त किया, डॉलर का वास्तविक मूल्य से लिंक तोड़ दिया। उस पल से पैसा शुद्ध कर्ज बन गया, एक वादा जो सिर्फ विश्वास द्वारा समर्थित था। फेड अब बिना रोक टोक छाप सकता था और तब से बना हर डॉलर पहले के हर डॉलर के मूल्य को पतला करता है। यही महंगाई कर है, शांत, निरंतर,
और पूरी तरह कानूनी। आप इसके लिए वोट नहीं करते, आप इसे अपनी तनख्वाह पर नहीं देखते, लेकिन आप इसे हर बार महसूस करते हैं जब आपका किराने का बिल आपके वेतन से तेजी से बढ़ता है। और जब आप विरोध करते हैं, वे कहते हैं महंगाई क्षणिक है। यह नहीं है, यह इंजीनियर्ड है। इस पर विचार करें। औसत कामकाजी परिवार अपनी आधी से अधिक आय आवास, भोजन और परिवहन पर खर्च करता है। सभी क्षेत्र सस्ते कर्ज से फूले हुए हैं। इस बीच वित्तीय संपत्तियां, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट घातीय दरों से बढ़े हैं। जो पहले से ही उनके मालिक थे उन्होंने सहज रूप से धन प्राप्त किया, जो नहीं थे वे पीछे रह गए। केंद्रीय बैंक इसे वेल्थ इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसे जो है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति के रूप में छुपा हुआ वर्ग संघर्ष। यहां तक कि स्वतंत्रता के मिथक में भी दरारें हैं। सन 2020 में जब कोविड ने दुनिया को बंद कर दिया, केंद्रीय बैंक सरकारी वित्त पोषण का मुख्य स्रोत बन गए। स्टिमुलस चेक, बेलआउट और आपातकालीन कार्यक्रमों के भुगतान के लिए खरबों छापे गए। इसने राजकोषीय और मौद्रिक शक्ति के बीच की रेखा को पूरी तरह धुंधला कर दिया। कथित तटस्थ संस्थाएं अब राजनीतिक एजेंडे को वित्त पोषित कर रही थीं। संकट प्रबंधन के झंडे के नीचे विजेताओं और हारने वालों का चयन कर रही थीं। वह पल था जब तख्ता पलट पूरा हुआ, क्योंकि एक बार राजनेताओं को एहसास हुआ कि वे सीमा के बिना खर्च कर सकते हैं जब तक केंद्रीय बैंक छापता है, जवाबदेही गायब हो गई। और अब जैसे कर्ज सिर्फ अमेरिका में ही $36 ट्रिलियन से अधिक हो गया है, कोई बाहर निकलने की रणनीति नहीं बची है। ब्याज दरें बढ़ाने से सिस्टम क्रैश होने का जोखिम है। दरें काटने से महंगाई बढ़ती है। हर चाल के परिणाम होते हैं। इसलिए बैंकर ठहराव में रहते हैं, यह दिखावा करते हुए कि वे सुई का धागा पिरो सकते हैं, लेकिन गहराई से वे जानते हैं कि यह खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता। हर साम्राज्य जो कागजी मुद्रा पर बना है, अंततः एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचता है जहां भरोसा उतनी तेजी से वाष्पित हो जाता है जितनी तेजी से मुद्रा छापी जा सकती है। जर्मनी ने इसे सीखा, जिम्बाब्वे ने इसे जिया, अर्जेंटीना अभी भी इससे लड़ रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या वर्तमान प्रणाली विफल होती है, बल्कि यह कि यह कैसे रीसेट होती है। केंद्रीय बैंकरों के पास पहले से ही एक योजना है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं सीबीडीसी। बिटकॉइन के विपरीत ये विकेंद्रीकृत नहीं हैं। ये प्रोग्राम करने योग्य, ट्रैक करने योग्य और पूरी तरह से नियंत्रित है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर लेनदेन पर नजर रखी जाती है, हर खाता फ्रीज किया जा सकता है और हर नीति तुरंत लागू की जा सकती है। खर्च को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, वे आपके पैसे में एक एक्सपायरी डेट जोड़ देंगे। कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना चाहते हैं, वे आपकी ईंधन खरीद को सीमित कर देंगे। प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, वे एक स्विच क्लिक करेंगे। यह परम शक्ति है, सेनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि एल्गोरिदम के माध्यम से। यह अटकल नहीं है, यह गति में है। 130 से अधिक देश सीबीडीसी की खोज कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व उन्हीं संस्थानों द्वारा किया जा रहा है जो आज की महंगाई का कारण बने हैं। कथानक सरल होगा, ये डिजिटल मनी सुरक्षित, तेज और न्यायसंगत है, लेकिन असली मकसद नियंत्रण है। पेपर कैश आपको बचत करने, निजी तौर पर लेनदेन करने, विरोध करने की स्वतंत्रता देता है। डिजिटल कैश उसे समाप्त कर देता है। और प्रणाली के वास्तुकार वही केंद्रीय बैंकर जिन्होंने एक बार कसम खाई थी कि उन्हें सिर्फ स्थिरता की परवाह है, अब एक कदम पीछे लेते हैं। हमने कैसे अनुमति दी कि बिना चुने हुए अधिकारियों को इतनी शक्ति मिल जाए? क्योंकि वे जटिल भाषा, ग्राफ और विशेषज्ञता के वादों के पीछे छाया में काम करते हैं। हमें बताया गया कि अर्थशास्त्र आम लोगों के लिए बहुत जटिल है, लेकिन यह नहीं है। यह सिर्फ नैतिक परिणामों के साथ गणित है। हर नीति के विजेता और हारने वाले होते हैं। हर ब्याज दर में कटौती धन का स्थानांतरण करती है। हर बेलआउट नियमों को फिर से लिखता है। सच तो यह है, तख्ता पलट रातों रात नहीं हुआ, यह दशकों की निर्भरता के माध्यम से धीरे धीरे हुआ। सरकारों ने बहुत अधिक उधार लिया, बैंकों ने बहुत अधिक जोखिम उठाए, और जब सिस्टम दब गया, केंद्रीय बैंक तब तक आगे आए जब तक आगे आना ही सिस्टम नहीं बन गया। तो आगे क्या होगा? शायद बबल फूलता रहे, शायद डिजिटल मनी चुपचाप आ जाए और लोग गोपनीयता से अधिक सुविधा को अपना लें, या शायद, बस शायद, भ्रम टूट जाए। लोग वर्जित प्रश्न पूछना शुरू करें, यह ताकत उन्हें किसने दी? इससे किसे लाभ होता है? और हम इसे वापस कैसे ले सकते हैं? इतिहास हमें बताता है कि नियंत्रण का कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। देर सबेर भरोसा टूटता है, और जब ऐसा होता है तो रीसेट किसी बैंकर की बैठक से नहीं आएगा,
यह उन लोगों से आएगा जो अंततः डोरियां देख लेते हैं, क्योंकि एक बार आपको एहसास हो जाए कि पैसा तटस्थ नहीं है, तो आप दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू करते हैं। हर संकट, हर बूम, हर चमत्कारी रिकवरी, सब इंजीनियर केंद्रीय बैंकर का तख्तापलट हिंसा के साथ नहीं हुआ, यह सहमति से हुआ, शांतिपूर्वक, तकनीकी रूप से, सुरक्षा के वादे के माध्यम से। और शायद, बस शायद, स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी यह पहचानना है कि सुरक्षा हमेशा पिंजरा ही थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।